दोस्तों स्वागत है आपका बीपीएससी प्लस में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार स्पेशल, जो आने वाले 68 बीपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो है विथ मैप, हमारे पास मैप भी है। मैप में भी हम लोग देखेंगे कि कहाँ पर कौन सा स्थान है, अक्षांश कितने हैं, देशांतर कितने हैं, और कहाँ पर कौन से खनिज हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं, कहाँ ज़्यादा वर्षा होती है, कहाँ कम वर्षा होती है। इन सबों के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा इंट्रो के रूप में हम लोग ले लेते हैं कि आज क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री देखेंगे कि आखिर बिहार है, बिहार का नाम कैसे पड़ा और कहाँ पर क्या क्या विकास हुए, कैसे कौन से क्रम में विकास हुए हैं। और फिर आज का बिहार देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि ये आपका मैप है। मैप के सहारे हम लोग देखेंगे उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूर्व में क्या है और पश्चिम में क्या है, इस तरीके से और हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। फिर ये दूसरा मैप है और इस मैप के सहारे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि और भी चीज़ें, जैसे वर्षा कहाँ कितना होती है, मतलब ये कौन सा जगह कहाँ है, इस चीज़ के बारे में, कहाँ कम वर्षा होती है, कहाँ ज़्यादा वर्षा होती है, कौन से अनुसूचित जनजाति वाले जगह हैं, कहाँ पर शिक्षा ज़्यादा है, कहाँ जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है। इसके बारे में हम इन दोनों मैपों में जानकारी लेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा लिखेंगे और फिर और जानकारी लेंगे। क्योंकि आजकल का जो क्वेश्चन का पैटर्न 68 में देखा जा रहा है और जो बीपीएससी बीत चुके हैं 66, 65, इन सबों में क्या होता था, क्या कि आपका मैप से रिलेटेड एक क्वेश्चन आते थे। तो इसीलिए आज के दौर में मैप थोड़ा महत्वपूर्ण हो गया है। फिर हम लोग यहाँ पर एक स्पेशल पार्ट्स थोड़ा है, तो हम उसे देख लेंगे और वो लिख लिख कर कर करके चीज़ों को समझेंगे और फिर इसका एक एक कर करके जानेंगे। फिर ये आपका पॉलिटिकल इंट्रोडक्शन होगा। पॉलिटिकल इंट्रोडक्शन में हम अभी जो विधानसभाएं में कितनी सीट हैं, बिहार लोकसभा, बिहार जो है लोकसभा के लिए कितने सीटों के लिए सेंट्रल को भेजता है लोकसभा प्रतिनिधि, तो उन सबों के बारे में भी जानेंगे। तो इस तरीके से बस हमारा आज का इतना ही हम लोगों को डिस्कस करना है। तो आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो पहला जो है, जो जहाँ से मैं बिहार के बारे में जानकारी मिलती है, वो शतपथ ब्राह्मण है। ठीक है, शतपथ शतपथ ब्राह्मण है। यहाँ से हमें जो है बिहार के बारे में मुख्य रूप से जानकारी मिलती है। शतपथ ब्राह्मण से हमें जानकारी मिलती है कि बिहार में कोई ऐसा जगह था। और इसी में जो है एक राजा का भी जिक्र हुआ है शतपथ ब्राह्मण में, जो विदेह के राजा थे। विदेह एक स्थान है मतलब जो आपका मिथिला क्षेत्र में पड़ता है। इसके बारे में हम लोग वो आगे चल कर करके मतलब वो जानकारी लेंगे, क्योंकि अभी यदि ज़्यादा बड़ा फिर वीडियो होने की संभावना हो जाती है। तो इसके बारे में विदेह राजा की जानकारी भी शतपथ ब्राह्मण से प्राप्त होती है। और तो फिर यहाँ से एक सोर्स था कि जहाँ हमें बिहार की जानकारी मिलती है। फिर दूसरा जो सोर्स है हमारे पास, वो है बिहार। जब जब मौर्य काल का समय आया, तो अशोक के द्वारा बिहार का निर्माण कराया गया। अब ये बिहार क्या होता था, ये होता था भिक्षुओं के रहने का स्थान। जो भिक्षु थे, पूजा प्रधान करते थे। पूजा प्रधान तो एक्चुअल में मतलब वो ब्राह्मण के द्वारा किया जाता था, लेकिन बहुत भिक्षु जो आपका ये मांग के खाते थे, ऐसा कह सकते हैं। ऐसा कोई कुछ मतलब वो डिफाइन तो नहीं है क्या कि वो क्या करते थे। हो सकता है कि वो धर्म प्रचार करते हो, तो वो धर्म प्रचार का काम करते हो। तो उनके जो रहने का स्थान था, तो उनके रहने के स्थान को हम लोग बिहार बोलते हैं। तो ये हो गया आपका भिक्षुओं के रहने का स्थान। रहने का स्थान को हम लोग बिहार बोलते थे। तो यही जो है, यही आपका बाद में कन्वर्ट होकर करके यही आपका बन गया बिहार। मतलब ये ऐसा माना जाता है। और जहाँ तक इसका जो है, जो सेंस है, और ये सही भी लगता है कि
हो सकता है कि इसी से ये कन्वर्ट होकर कर कर करके आपका बिहार बन गया हो, ठीक है। और इसके बाद फिर निरंतर फिर आगे चल के देखेंगे कि आपका ये मौर्य काल में जैसे चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक आए, जिसमें कि आपका मौर्य काल में काफ़ी विकास हुआ, जिसमें मतलब कई सारे मतलब मठों की स्थापना कराई गई थी। उसके बाद फिर आगे चल कर के आपका ये पाल वंश आया। पाल वंश में जिस विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराई गई, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई गई। फिर आगे मध्यकालीन भारत में आपका शेरशाह सूरी का शासन आया, तो फिर उसके द्वारा भी काफ़ी सारा विकास कराया गया। फिर आपका यदि आप ये मॉडर्न इंडिया में आते हैं तो मॉडर्न इंडिया में आपका मतलब गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, इन सबों के द्वारा मतलब इन सबों के द्वारा बिहार को एक एक पहचान मिली, जिसके द्वारा हम हम ऐसा कह सकते हैं कि बिहार मतलब पूरे देश में एक अपना पहचान छोड़ पाया। तो इसी तरीके से फिर हम लोग आगे बढ़े और फिर जो है अभी का बिहार है, जो आज का बिहार है, फिर आप हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करेंगे। तो ये जो बिहार का मैप है आप इसमें देख रहे हैं, ये इसमें जो है टोटल आपका ये जो बिहार देख रहे हैं इसमें टोटल आपका 38 डिस्ट्रिक्ट है। आप यदि इसे देखेंगे तो ये आपका 38 डिस्ट्रिक्ट के रूप में है। और यदि अब हम लोग इसके बारे में यदि और जानकारी लें तो अब हम लोग जैसे इसकी चौहद्दी को देखते हैं कि उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूर्व में क्या है, पश्चिम में। ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व और ये हो गया पश्चिम। इस तरीके से आपका एक ये चार्ट बनता है। तो इसी के आधार पर हम लोग इस चार्ट के आधार पर हम लोग यहाँ लिखेंगे। जैसे आप यहाँ पर भी आप ऐसे कर दीजिएगा तो ये आपको उत्तर दक्षिण के रूप में आ जाएगा, ठीक है। तो आप या हम ऐसे कर भी सकते हैं जैसे कि ऊपर में आपका ये हो गया नेपाल, तो हम लोग इसे बोल सकते हैं कि उत्तर में नेपाल है। फिर आपका पूरब में आपका ये वेस्ट बंगाल है, ऐसे कर करके। फिर आपका ये झारखंड है, ठीक है। फिर आपका ये झारखंड है। फिर इसी तरीके से आपका ये वाला जो स्थान है ये आपका यूपी है। तो जहाँ तक ये आपका बात हुआ कि उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूरब में क्या है, पश्चिम में क्या है, तो ये आपका जो है उत्तर में नेपाल है, वेस्ट बंगाल है, झारखंड है और यूपी है। फिर जो है फिर यदि आप इससे आगे बढ़ें तो ये इस वाले मैप में ऐसे कुछ नहीं है। हम लोग जो सही से समझेंगे इसी वाले मैप में समझेंगे, इसमें थोड़ा ज़्यादा सही से समझ में आएगा। अब बात करते हैं हम लोग इसमें कुछ ऐसे चीज जैसे कि अक्षांश देशांतर के बारे में। तो आप लोगों ने जब ये भारत का मैप या तो वर्ल्ड का मैप देखा होगा तो उसमें कुछ इस तरीके से कुछ आपका ये मतलब आपके लकीरें टाइप की आपकी बनी हुई होती है। तो ये जो इस तरीके से बनी हुई होती है ये अक्षांश रेखा है, ठीक है। ये अक्षांश रेखा है और जो इस तरीके से जो लकीर बनी हुई रहती है ना तो उसे हम लोग ये देशांतर रेखा कहते हैं, ठीक है। ठीक है, इसे हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। तो जहाँ तक की बात है अक्षांश देशांतर की, तो ये भी बिहार के लिए जानने का एक अच्छा सोर्स है कि अक्षांश कितने डिग्री अक्षांश में आता है और कितने डिग्री देशांतर में आता है। तो अक्षांशीय विस्तार की यदि हम लोग बात करें तो इसे मैं शॉर्ट में ही लिखूंगा। तो अक्षांशीय में आपका ऐसे कर करके ऐसे कर कर करके ऐसे कर करके ऐसे कर करके ऐसे करके जो बनेगा ना, तो आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो जगह होगा तो उसी को हम लोग अक्षांशीय विस्तार करेंगे। तो ये जो है 2420 और 110 आपका अक्षांशीय विस्तार है। फिर यदि हम लोग आपका मतलब ये देशांतरीय विस्तार कहेंगे तो देशांतरीय विस्तार में जो आपका ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है यहाँ तक,
ठीक है। और जो ये वाला देश आपका हिस्सा दिख रहा है, ये आपका देशांतरीय विकास हो गया। ठीक है, देशांतरीय में आपका देशांतर का विस्तार कहाँ से कहाँ हुआ है। तो ये तो मैंने एक का लिखा है 24, इसे मैं एक और लिख देता हूँ, ये आपका 27 31.50, ये अक्षांशीय विस्तार है। इसके बाद हम लोग मतलब ये देशांतरीय विस्तार की ओर चले गए, तो ये आपका 83.1950 है। और फिर दूसरा 2 आपका 88 70 और 40 है। तो ये आपका देशांतरीय विकास हो गया। और इसी के तरह यदि हम फिर और आगे बढ़ें, तो एक जो आपका है कि अब इसका क्षेत्रफल क्या है, बिहार कितना बड़ा है, ये भी तो जानने वाला चीज़ है। तो क्षेत्रफल के यदि रूप में हम लोग देखें, तो क्षेत्रफल ये जो इस वाला जो ये जो एरिया है, इसका क्षेत्रफल है आपका 94,163 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, या किलोमीटर स्क्वायर जो भी हो। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि वर्ग किलोमीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, जो भी बोलिए। ठीक है, फिर इसी तरीके से फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें एक चीज़ और आ जाता है कि उत्तर में क्या है और इसके पूरब में क्या है। ठीक, उत्तर में नहीं, तो वो उत्तर पूरब रहने दीजिए। पहले एक चीज़ और, मतलब ये ऊपर हम लोग जान रहे हैं उत्तर है, नीचे जान रहे हैं दक्षिण है। तो उत्तर से दक्षिण तक का इसका कितना डिग्री विस्तार हुआ है। ठीक है, फिर इसका आपका पूरब से पश्चिम, ठीक है, पूरब से पश्चिम की ओर ऐसे करके यदि देखें, तो फिर पूरब से पश्चिम की ओर इसका विस्तार कितना हो। ठीक है, तो हम लोग उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार देखते हैं, तो इसे मैं ऊपर लिख देता हूँ, उत्तर से दक्षिण की ओर 3 4 5। ठीक है, फिर ये आपका उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार हो गया, और ये पूरब से पश्चिम की ओर विस्तार देखें तो 483 इसका ये विस्तार हो गया। अब ये जो बिहार है, अब इसका टोटल पॉपुलेशन बहुत बार आ जाता है। टोटल पॉपुलेशन इसका कितना है, तो 2011 की जनसंख्या के अनुसार इसका टोटल पॉपुलेशन जो है वह आपका है 10,49,945,2। तो आप इस पॉपुलेशन को आप इसे एकदम याद रखिए, ये VVI है, ये काफ़ी बार एग्जाम में भी आ चुका है। तो आइए और अब इसके बारे में और देखते हैं कि अब इसके बारे में, जैसे हमने कुछ और भी लिया हुआ है कि मतलब एक बॉक्स टाइप का आप लोगों को दे दें, जिससे कि आप लोग बाद में भी इसे याद कर पाए। तो तो पहली बात है कि इसका अक्षांश देशांतर कहा गया है। तो अक्षांश मैं इसे फिर से लिख देता हूँ, तो याद करने में आसानी हो। इसका अक्षांश है 4,0,2,0,110 टू, यहाँ दशमलव है, 110 टू 2731.15। ठीक, तो इसी तरीके से आपका यहाँ पर देशांतर भी है। देशांतर लिखेंगे तो 8319, ये यहाँ पर पॉइंट है, 1950 है। फिर यहाँ से फिर 881740, ये आपका देशांतरीय विकास है। तो आपका इसका बोल रहा है कि कुल क्षेत्रफल कितना है। तो इसका कुल क्षेत्रफल देखेंगे, तो कुल क्षेत्रफल अभी हम लोगों ने कुल क्षेत्रफल डिस्कस किया था। तो इसका कुल क्षेत्रफल है 94,163, इसका कुल क्षेत्रफल है। फिर हम लोगों ने पूर्व से पश्चिम की ओर, ये अभी इसे रहने दीजिए, पूर्व से पश्चिम की ओर इसकी दूरी देखें, तो इसकी पूर्व से पश्चिम की ओर 483 है।
483 किलोमीटर है। फिर इसका उत्तर से दक्षिण की ओर देखें तो उत्तर से दक्षिण की ओर देखने पर ये 345 किलोमीटर है। और बिहार का सबसे बड़ा जिला देखा जाए तो ये आपका पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, ठीक है। और सबसे छोटा जिला देखा जाए तो वो आपका शिवहर हो जाएगा, ठीक है। और फिर सबसे गर्म जिला देखा जाए तो वो आपका हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा गया। और फिर सबसे ठंडा भी हो जाएगा गया जिला। फिर सर्वाधिक वर्षा वाला जिला देखा जाए तो वो किशनगंज हो जाएगा, किशनगंज हो जाएगा। फिर सबसे कम वर्षा वाला देखा जाए तो वो आपका औरंगाबाद हो जाएगा, वो आपका औरंगाबाद हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ 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 डाटा है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने के लिए काफ़ी इसकी आवश्यकताएं होती हैं। अब यदि आगे देखें तो इसमें कुछ मतलब वो पॉलिटिकल इंट्रोडक्शन भी है कि जिसे भी याद रखना काफ़ी ज़रूरी होता है। और ये काफ़ी बार एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हमें ये जानना होगा कि बिहार में कितने कितने विधानसभा क्षेत्र हैं, विधानसभा क्षेत्र की संख्या कितनी है, विधानसभा क्षेत्र कितने हैं। तो ये आपका 243 विधानसभा क्षेत्र हैं। फिर विधान परिषदों की संख्या कितनी है, ठीक है। विधान परिषदों की संख्या कितनी है तो वो देखा जाए तो वो आपका 75 है। फिर लोकसभा कितने क्षेत्र हैं, यदि लोकसभा की क्षेत्रों की संख्या यदि देखी जाए तो ये आपका 40 है। बिहार से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं तो वो उनकी संख्या 40 है। और राज्यसभा में कितने सदस्य हम लोग भेजते हैं, राज्यसभा में यदि सदस्य देखें तो हम लोग 16 सदस्य भेजते हैं। और लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीट आरक्षित हैं तो यहाँ शॉर्टकट में लिख देते हैं, इसका मतलब लोकसभा समझ जाइएगा। ये अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों की संख्या, तो यदि इसकी सीटों की संख्या देखी जाए तो वो 6 है। अनुसूचित जनजाति की सीटों की संख्या 6 है। और फिर विधानसभा में अनुसूचित जनजाति की संख्या, विधानसभा में अनुसूचित जनजाति की संख्या, अनुसूचित जनजाति की संख्या ये आपका विधानसभा में 40 अनुसूचित जनजाति की संख्या है। फिर इसी तरीके से फिर ये जो है ये आपके लिए पॉलिटिकल रिव्यू हुआ कि पॉलिटिकली इतना इतना चीज़ है और ये काफ़ी बार एग्जाम में आ जाते हैं। फिर यदि बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला कौन सा राज्य है तो स्वाभाविक है जो राजधानी होगा यहाँ ज़्यादा जनसंख्या वास करेगी, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला आपका हो गया पटना। फिर आपका सबसे कम जनसंख्या वाला कौन सा राज्य है तो सबसे कम जनसंख्या वाला आपका शेखपुरा राज्य है, ठीक है। फिर जहाँ सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि हुई है तो दशकीय वृद्धि वाला जो राज्य है, दशकीय वृद्धि जहाँ सबसे ज़्यादा हुई है पॉपुलेशन में तो वो है आपका मधेपुरा, मधेपुरा है। ये आपका 31.12% हुई है। फिर सबसे कम दशकीय वृद्धि वाला तो ये तो सबसे ज़्यादा हो गया, और ये सबसे कम दशकीय वृद्धि वाला जो राज्य है तो वो आपका गोपालगंज है, सबसे वो गोपालगंज है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला यदि जाना जाए, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जाना जाए तो वो शिवहर है। तो इसी तरीके से और सारे राज्य हैं जिसके बारे में कुछ कुछ विशेषताएं हैं,
जिसे कि जानना है और जानना जरूरी भी है। इसी तरीके से ये सर्वाधिक हो गया तो हम लोग कम वाले भी देख ही लेते हैं। तो कम घनत्व वाला कैमूर है। तो इसी तरीके से हमें एक एक चीज़ के बारे में वो जानना जरूरी है। तो धीरे धीरे करके आज तो जैसे इंट्रो हो गया, यदि हम लोग आगे कभी पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, 2011 के जनगणना के बारे में पढ़ेंगे, तो और हम लोग इसके बारे में विस्तार से देखेंगे कि ये आखिर सबसे कम कहाँ है, डिस्ट्रिक्ट वाइज देखने का कोशिश करेंगे। तो ये हमारे लिए और ज़्यादा सही रहेगा और आसान रहेगा। तो दोस्तों, सेशन देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।